बारिश लगातार हो रही है। धनराज का ढाबा, जो कभी ग्राहकों से गुलजार रहता था, अब वीरान पड़ा है। बाहर से बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही हैं। धनराज अकेला माथा पकड़े हुए है। मैंने खुद अपने हाथों अपना ही नुकसान कर लिया। वीरू को निकालकर मैंने अपनी ही जड़ें काट दी। रूपा अंदर से आती है, चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, हाथ में कुछ बिल लिए हुए। सुनो जी, आज फिर साहूकार का आदमी आया था। कह रहा था उधार का ब्याज बढ़ता जा रहा है, जल्दी पैसे चुकाओ नहीं तो दुकान की चीजें उठा ले जाएंगे। रूपा, अब क्या करूं मैं? ग्राहक ही नहीं आते तो पैसे कहां से आएंगे? हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी, मुझे लगता है हमें दादी और वीरू को वापस बुला लेना चाहिए। शायद वे लौट आए तो। अब वे क्यों लौटेंगे रूपा? हमने खुद उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाला था। अब तो शायद वे हमारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। दोनों उदास होकर एक दूसरे को देखते हैं। धनराज ने अपनी सगी माँ और अपने बड़े भाई के बेटे वीरू को घमंड और जलन में घर से निकाल दिया। अब दादी और वीरू पास के गांव में गोविंद के घर रह रहे हैं, जो वीरू के दादाजी के पुराने दोस्त का बेटा है। इधर धनराज कर्ज में डूब चुका है और उसका ढाबा बंद है। साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ धनराज के घर के सामने खड़ा है। चेहरे पर सख्ती और बेरहमी है, हाथ में उधार का बही खाता लिए हुए। धनराज, बहुत मोहलत दे दी मैंने तुम्हें, अब और इंतजार नहीं हो सकता। या तो आज ही पूरा पैसा चुकाओ या फिर घर और ढाबा दोनों मेरे नाम कर दो। साहूकार जी, थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दूंगा। मेरी बरसों की मेहनत से बना ये ढाबा मत छीनिए, बस कुछ दिन और दे दीजिए। वक्त की बातें अब बंद करो धनराज, बहुत बार सुन चुका हूं मैं ये, थोड़ा और वक्त। कागजात पर दस्तखत करो वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। साहूकार जी रहम कीजिए, यही घर और ढाबा हमारी आखिरी उम्मीद है। रूपा, ये सब उधार लेते समय सोचना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है, कागजात पर दस्तखत करो। तभी अचानक तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। लाचार धनराज कांपते हाथों से कागजात पर दस्तखत कर देता है। साहूकार के आदमी ढाबे और घर का सामान बाहर निकालने लगते हैं। रूपा, आज हम वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां हमने वीरू और माँ को पहुंचाया था, बेघर और बेसहारा। आज समझ में आ रहा है कि अपनों का दर्द कितना बड़ा होता है। जी, ये हमारे कर्मों का ही फल है। काश हमने समय रहते अपनी गलती मान ली होती। दोनों टूटे मन से खाली हाथ अपने ही घर के बाहर खड़े रह जाते हैं, जो अब उनका नहीं रहा। दादी घर के बाहर बैठी हैं। तभी दूर से धनराज और रूपा थके हारे चलते हुए दिखते हैं। अरे, ये तो धनराज और रूपा बहू। दादी, ये तो सच में धनराज चाचा हैं। इनकी ये हालत कैसे हुई? धनराज और रूपा भारी कदमों से वहां पहुंचते हैं। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। चाचा जी, आप दोनों यहाँ कैसे? आखिर ऐसा क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा धनराज, ये क्या हुआ? तुम दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी जलन और घमंड में आपको और वीरू को घर से निकाल दिया। आज मैं खुद बेघर हो गया हूँ। माँ जी, मैंने आपका बहुत अपमान किया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। हमें माफ कर दीजिए।
मुझे पता था एक दिन तुम्हें एहसास होगा। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, बस दुख हुआ था तुम्हारे व्यवहार से। चाचा जी, चाची जी, अब आप दोनों किसी बात की चिंता मत कीजिए। जब तक मैं और दादी हैं, आप अकेले नहीं हैं। वीरू बेटा, मैं तुझसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हूँ। मैंने तेरे साथ माँ के साथ जो किया। चाचा जी, अपने लोग कभी पराये नहीं होते। मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। धनराज और रूपा फूट फूट कर रो पड़ते हैं। तभी गोविंद बाहर आता है। ये सारा मंजर देखकर समझ जाता है। आइए धनराज भाई, रूपा भाभी, अंदर आइए। आज से आप दोनों भी हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। सबके बैठने के बाद गोविंद गर्मा गर्म खाना परोसता है। माहौल में भावुकता के साथ साथ राहत भी महसूस होती है। धनराज अब भी शर्मिंदगी से नजरें नीची किए बैठा है। धनराज भाई, मैंने सुना है साहूकार ने आपका घर और ढाबा दोनों अपने नाम कर लिए हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं गोविंद, तुमने पहले ही हमारे वीरू और दादी माँ को सहारा दिया। अब हमारी मदद करके तुम खुद पर बोझ मत डालो। भाई, ये बोझ नहीं, फर्ज है। हमारे बड़ों ने हमेशा सिखाया है, गिरे हुए को उठाना ही असली इंसानियत है। मैं कल ही साहूकार से बात करूंगा। आपका घर और ढाबा वापस दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर बदल जाए, वही सबसे बड़ा इंसान होता है। चाचा जी, अब आप बस आराम कीजिए। कल से ढाबे की रसोई मैं संभालूंगा। आपको सिर्फ गर्मा गर्म खाना खाना है। गांव के किनारे साहूकार की हवेली के बाहर बारिश हो रही है। वीरू और धनराज पैसों की थैली लेकर वहां पहुंचते हैं। साहूकार जी, हम आपका पूरा कर्ज चुकाने आए हैं। धनराज, तुमने जिसे घर से निकाल दिया था, वही आज तुम्हारा घर और ढाबा वापस दिलाने आया है। इससे कुछ सीखो। आप सही कह रहे हैं साहूकार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। साहूकार जी, चाचा जी अपनी गलती मान चुके हैं। अब उनसे कड़े शब्द मत कहिए। मेरे लिए ये बापू समान है। बेटा, तुम्हारे जैसा बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है। वीरू पैसों की थैली मेज पर रख देता है। साहूकार पैसे गिनकर तिजोरी से घर और ढाबे के कागजात निकालकर धनराज को सौंप देता है। आज लग रहा है जैसे बापू की निशानी मुझे वापस मिल गई। चाचा जी, अब हम दोनों मिलकर इस ढाबे को पहले से भी ज्यादा मशहूर बनाएंगे। धनराज, वीरों की हमेशा कद्र करना। ऐसा बेटा हर किसी की किस्मत में नहीं होता। दोनों खुशी खुशी कागजात लेकर हवेली से बाहर निकलते हैं। बारिश का मौसम अब भी जारी है। धनराज और वीरू ने मिलकर ढाबे की पूरी मरम्मत कर दी है। पूरे ढाबे को मजबूत तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे तेज बारिश में भी अंदर पानी की एक बूंद नहीं आती। ढाबे से स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। अरे वाह, ढाबा तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। ये तिरपाल वाला इंतजाम तो कमाल है। और वीरू के हाथ का स्वाद भी वापस आ गया। अब फिर से यही खाना खाएंगे। आइए काका, आज बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म खाना खाइए। धनराज भाई, एक बात बताओ, इतने अच्छे लड़के वीरू को घर से क्यों निकाला था? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। भगवान और वीरू दोनों ने मुझे दूसरा मौका दिया है। वीरू बेटा, तूने सच में बड़े दिल का काम किया। चाचा जी मेरे बापू समान हैं। अपने लोगों से नाराज हुआ जा सकता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। अब ये ढाबा हम दोनों मिलकर चलाएंगे और पहले से भी ज्यादा मशहूर बनाएंगे। सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। बारिश की बूंदें तिरपाल पर गिरती रहती हैं और ढाबे की रौनक एक
एक बार फिर लौट आती है। रात का समय है, बाहर बारिश हो रही है। घर के अंदर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। रूपा सबको अपने हाथों से खाना परोस रही है। आज आपकी पसंद की खिचड़ी बनाई है। बहू, आज तो बहुत प्यार से खाना बनाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। बेटा, पुरानी बातें भूल जा। आज पूरा परिवार साथ बैठा है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। उसी रात गांव के दूसरे छोर पर अपने बड़े घर की खिड़की से दूसरा साहूकार धनराज के ढाबे की रौनक देख रहा है। उसका अपना भी एक ढाबा है, लेकिन धनराज का ढाबा दोबारा खुलने के बाद उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी है। ये सब देखकर उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। हाँ, इतने दिनों से बंद था ये ढाबा। मेरे यहाँ अच्छी कमाई हो रही थी। अब इस वीरू ने आकर सब बर्बाद कर दिया। तभी दोनों नौकर कमरे में आ जाते हैं। मालिक, खाना लगा दूं? खाना खाने का मन नहीं है मेरा। देखो उधर, उस ढाबे में कितने ग्राहक हैं और मेरे यहाँ आज पूरे दिन में 10 ग्राहक भी नहीं आए। सच में मालिक, बड़ी भीड़ है वहाँ, और वो तिरपाल भी बड़ी शानदार लगाई है। बारिश में भी ग्राहक बैठे हैं। मुझे पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वीरू, इसे तो मैं पहचानता हूँ। बचपन से होशियार था और ये धनराज ने इसे वापस बुला लिया। अब दोनों मिलकर मेरा धंधा चौपट कर देंगे। मालिक, एक उपाय है। वीरू को पैसे देकर अपनी तरफ कर लो। बोलो कि हमारे यहाँ आकर काम करो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे मूर्ख, तू वीरू को जानता है? वो लड़का पैसों के लिए अपने चाचा को नहीं छोड़ेगा। उसने पहले ही साबित कर दिया है। तो मालिक, हम उनके ढाबे का खाना खराब कर दें, कोई कीड़ा वीड़ा डाल दे खाने में। हाय राम, ये दोनों निरे मूर्ख हैं। अरे ये तरीका तो पकड़ा जाएगा और फिर पूरे गांव में मेरी इज्जत जाएगी। मैंने कहा था, मेरा आइडिया ठीक था। तूने बीच में अपना बेकार वाला घुसाया। तेरा आइडिया भी कौन सा अच्छा था? बस करो, मेरे सामने झगड़ो मत। मुझे याद है, बरसों पहले मैंने इसी ढाबे को बर्बाद किया था। पुरुषोत्तम की ढाबा तो मैंने ही गिरवाई थी बारिश में। क्या मालिक, वो कैसे? अरे चुप, ज्यादा सवाल मत पूछो। बस इतना जानो कि उस रात की तरह फिर एक काम करना होगा। इस बार भी वही तरीका काम आएगा। उनकी तिरपाल की रस्सियां ढीली कर दो। आज रात बड़ी बारिश आने वाली है। अगर तिरपाल उड़ गई तो सारा ढाबा तबाह हो जाएगा। छोटू और मोटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरों पर डर। सुनो ध्यान से, आज रात जब सब सो जाएं, तुम दोनों चुपचाप धनराज के ढाबे पर जाओ। जो रस्सियां तिरपाल को बांधे हुए हैं, उन्हें ढीला कर दो। पूरी तरह खोलना नहीं, बस इतना ढीला करो कि थोड़ी तेज बारिश आए तो तिरपाल उड़ जाए। मालिक, अगर कोई देख ले तो? रात में कोई नहीं देखेगा। चुपचाप काम करके लौट आना। जी मालिक, हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, काम पूरा होना चाहिए। अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं। छोटू और मोटू घबराकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं, लेकिन डर के मारे हामी भर देते हैं। देर रात साहूकार की हवेली। बाहर घनघोर बारिश हो रही है। साहूकार पर लेटा है, करवट बदल रहा है। नींद नहीं आ रही। जल्दी सो जाओ। छोटू मोटू अब तक काम कर चुके होंगे। कल सुबह धनराज का ढाबा तबाह हो जाएगा। धीरे धीरे नींद आती है और फिर सपना शुरू होता है। कौन हो तुम? भूत हो? प्रेत हो? जाओ यहाँ से। न मैं भूत हूँ न प्रेत। मैं पुरुषोत्तम हूँ, धनराज का बाप, वीरू का दादा। पुरुषोत्तम, लेकिन तुम तो बरसों पहले। हाँ, मर गया था मैं।
जानते हो कैसे मरा था? मुझे क्या पता। बरसों पहले की बारिश वाली रात तुमने मेरे ढाबे की तिरपाल की रस्सियां ढीली करवाई थी। उस रात जब तूफान आया, पूरी छत गिर गई। मैं उसके नीचे दब गया। मेरे बच्चे, धनराज उस वक्त छोटा था। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सका। मैंने तो बस। तुमने बस क्या? बस जलन थी तुम्हें मेरे ढाबे से? बस इसलिए एक आदमी की जान ले ली, एक घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को बाप के बिना बड़ा होते देखा? पुरुषोत्तम, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं बहुत गलत था। माफी मांगने का वक्त था जब मेरा बेटा अनाथ था, जब वीरू बिना दादा के बड़ा हो रहा था, तब माफी मांगते। नहीं, मैं अभी रोकता हूं उन दोनों को। सुनो, वीरू के ढाबे का कुछ नहीं होगा। उसकी मेहनत और उसके संस्कार उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हारे ढाबे पर आज रात बिजली गिरेगी। जो पाप बोया है उसका फल आज मिलेगा। नहीं, मेरा ढाबा नहीं। और साहूकार की नींद टूट जाती है। वो हांफते हुए उठता है, पसीने से भीगा हुआ, आंखें फटी हुई। बाहर तेज बारिश हो रही है। वह दौड़ते हुए बाहर आता है। छोटू, मोटू, कहाँ हो तुम दोनों? तभी छोटू और मोटू भीगते हुए वापस आते हैं। मालिक, काम हो गया। तिरपाल की रस्सियां ढीली कर दी। अब तेज बारिश में उनका ढाबा नहीं बचेगा। मूर्खों, मेरे साथ भागो। मेरा ढाबा खतरे में है। आपका ढाबा? मुझे सपने में पुरुषोत्तम दिखाई दिए। उन्होंने कहा, आज मेरे पाप की सजा मिलने वाली है। कौन सा पाप मालिक? बरसों पहले पुरुषोत्तम के ढाबे की रस्सियां मैंने ही ढीली करवाई थी। उसी हादसे में उनकी जान चली गई। आज उसी कर्म का फल मुझे मिल रहा है। छोटू और मोटू हैरान रह जाते हैं। तीनों तेज बारिश के बीच अपने ढाबे की ओर दौड़ पड़ते हैं। तीनों जब साहूकार के ढाबे के पास पहुंचते हैं, वहां का दृश्य देखकर तीनों की सांसें रुक जाती हैं। ढाबे पर बिजली गिर चुकी है, छत आधी गिरी हुई है, बची हुई दीवारें झुकी हुई हैं, चूल्हे उल्टे पड़े हैं। हो गया, सब हो गया। छोटू और मोटू चुपचाप पीछे खड़े हैं। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। पुरुषोत्तम, तुमने सच कहा था। मैं समझ गया। जो मैंने बोया था वो आज काटा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वही आज मेरे साथ हुआ। मालिक, अब क्या करेंगे? अब वो करूंगा जो बहुत पहले करना चाहिए था। सुबह होते ही धनराज के घर जाऊंगा, सच बताऊंगा, माफी मांगूंगा। सच? लेकिन मालिक, वो तो... हाँ, जो सच है वो कहूंगा। जितनी देर सच छुपाया उतनी देर और पाप किया, अब और नहीं। सुबह बारिश रुक गई है, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से भरा है। धनराज के घर के दरवाजे पर एक दस्तक। दादी माँ दरवाजा खोलती हैं। सामने साहूकार खड़ा है। साहूकार, इतनी सुबह और ये हाल कैसे हो गया तुम्हारा? मुझे अंदर आने दो, सबसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। अंदर धनराज, वीरू, रूपा और दादी। साहूकार सामने है। कुछ देर चुप रहता है। क्या बात है साहूकार? ऐसा क्या हुआ जो इतने सुबह आ गए? धनराज, वीरू और दादी माँ, मुझे एक सच बताना है। एक ऐसा सच जो मैंने बरसों से छुपाया हुआ है। क्या बात है? बरसों पहले जिस रात पुरुषोत्तम की ढाबे की छत गिरी थी, वो हादसा नहीं था। क्या मतलब? उस रात मैंने अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे बापू की ढाबे की रस्सियां ढीली करवाई थी। मुझे जलन थी उनसे।
उनका ढाबा ज्यादा चलता था, ग्राहक उनके यहाँ ज्यादा जाते थे। मैंने लालच और जलन में आकर वो किया जो किसी दुश्मन को भी नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे बापू को मारा। मेरे बापू उस रात उस छत के नीचे दबकर। चाचा जी, नहीं वीरू, इस आदमी की वजह से हमने अपने बापू को खोया। इसे मैं पुलिस के हवाले करूंगा। धनराज, जो चाहो करो मेरे साथ। मैं भागने नहीं आया हूँ, मैं सच बताने आया हूँ और जो सजा दो वो भुगतने आया हूँ। दादी उनकी तरफ देखते हैं। उनका चेहरा दर्द से भरा है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति भी है। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। साहूकार, तूने जो किया उसने मेरा संसार उजाड़ दिया। पुरुषोत्तम जाते जाते मेरे बच्चों को अकेला छोड़ गया। धनराज को बाप के बिना बड़ा होना पड़ा। वीरू को दादा का प्यार नहीं मिला। तू आज यहाँ आया सच बोलकर। इतने साल अगर तेरे मन में पछतावा न होता तो आज भी यही कहता कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन तू आया। इसका मतलब है कि तेरे अंदर अभी इंसानियत बची है। दादी माँ, लेकिन दादाजी। वीरू बेटा, मेरे दादाजी, मेरे पुरुषोत्तम कभी किसी से बदला नहीं लेते थे। वो हमेशा कहते थे कि जो पाप करता है उसका हिसाब भगवान करता है, इंसान नहीं। साहूकार जी, दादी माँ की बात सुन ली मैंने। आगे से ये वादा करो, किसी की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कभी नहीं करोगे, किसी के घर को उजाड़ने की कोशिश नहीं करोगे। बेटा, मैं वादा करता हूँ, बची हुई जिंदगी दूसरों की मदद में लगाऊंगा। जो हो सके करूंगा। ये पाप मेरे साथ साथ चलेगा, लेकिन अब कोई नया पाप नहीं होगा।